हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं आपकी प्यारी सी स्माइल के साथ। तो चलिए फिर क्लास आपकी, मुझे उम्मीद है कि आपके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई होगी। और आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट पर। तो हमने कॉन्सेप्ट वाइज तो चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर तो हमारा छोटा सा प्यारा सा है। दोनों बैलेंसेस हम रिकंसाइल कर रहे हैं। दोनों बैलेंसेस में डिफरेंस किस वजह से आता है? तो टाइमिंग डिफरेंस, एरर्स एंड ट्रांजैक्शन। दोनों बैलेंसेस को रिकंसाइल करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है सिंपल हैंड मूवमेंट, हमने एडजस्टेड कैश बुक नहीं बनाई और हमने बैलेंसेस को रिकंसाइल किया। दूसरा तरीका है हम पहले एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे और उसके बाद हम बाकी ट्रांजैक्शन से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है, तो अभी हम करेंगे आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 19। पेज नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 19। तो सबसे पहले आप एक बार क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़िए। पहले हमें ये डिसाइड करना है कि हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फर्स्ट मेथड से बनानी है या सेकंड मेथड से। क्वेश्चन नंबर 19, पेज नंबर 14। तो पेज नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 19, महक प्रिशा कह रहे हैं सेकंड मेथड से, कावेरी कह रही हैं फर्स्ट मेथड से, अमन, वंश, तान्या, पुण्य, खुशी, देवांशी, यश, मीशा सब कह रहे हैं सेकंड मेथड से। तो सिर्फ कावेरी आपका ही आंसर गलत रहा। आप देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 19 की लास्ट लाइन में, You are required to make appropriate adjustments in the cash book, bringing down the correct balance. तो इसका मतलब हमें BRS बनाना है सेकेंड मेथड से, जो है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टेड कैश बुक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे हम सेकेंड मेथड में? हम पहले दोनों फॉर्मेट बना लेंगे, एडजस्टेड कैश बुक और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। फिर हम 1 बाय 1 ट्रांजैक्शन पिक करेंगे और उसको हम पोस्ट करते जाएंगे। तो दोनों चीज़ें हम बना लेते हैं।
फलक पूछ रही है कि अगर क्वेश्चन में कोई भी मेथड गिवन ना हो तो हमें कौन सा यूज़ करना है। तो ये मैंने फर्स्ट क्लास में भी बताया था। तो फिर हम सिंपल BRS बनाएंगे फर्स्ट मेथड से। सेकंड मेथड हम तभी फॉलो करेंगे अगर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है तो। एडजस्टेड कैश बुक बना के, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना के अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले खुद को ये याद दिलाना कि क्वेश्चन हमारा दोस्त है, दुश्मन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आपका दोस्त है। ये वो दोस्त है जो आपको आपकी CA की डिग्री दिलाएगा। दुश्मन कब होता है? जब हम मान लेते हैं कि क्वेश्चन बहुत मुश्किल है। नहीं, क्वेश्चन हमारा दुश्मन नहीं है, क्वेश्चन हमारा दोस्त है। लेकिन हाँ, ये जो हमारा दोस्त है, ये कैसा दोस्त है? ये थोड़ा शैतान दोस्त है। ये शैतानी करता है लेकिन दोस्ती हमेशा निभाता है। ठीक है, तो देखते हैं हम कि हमारा दोस्त क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 19। ऑन 30th December बैंक कॉलम ऑफ A Phillips कैश बुक, यानी कि हम लोग कौन है? A Phillips कैश बुक showed a debit balance of 4610। कैश बुक के अंदर डेबिट बैलेंस है, यानी कि फेवरेबल बैलेंस। तो फेवरेबल बैलेंस को जब हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो हम लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4610। इशिका कह रही हैं कि मैम ईयर एंडिंग हम किसको मानेंगे, 31 दिसंबर या 31 मार्च? तो देखो, जिस दिन आपको बैलेंसेस दिए होते हैं वो ही उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का या फर्म का ईयर एंड होता है। तो यहाँ पर हमारे पास बैलेंसेस दिए हुए हैं 30 दिसंबर को, तो यानी कि ये हमारा ईयर एंड 30 दिसंबर है। बाकी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्योंकि हम लोग किसी भी दिन बना सकते हैं, इसलिए ईयर एंड से ज़्यादा डेट इम्पॉर्टेंट है कि हम किस दिन BRS बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हर्ष कह रहे हैं कि मैम मैं 35 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप ये रिवीजन की तरह करा रहे हो क्या? हाँ हर्ष, हम इसको रिवीजन की तरह कर रहे हैं। फिर से हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि कोई डाउट इसी समय आपको आता है तो आप पूछ सकते हो। प्लस अगर कोई भी चेंजेस किसी चैप्टर में हुए हैं तो वो मैं साथ साथ करा रही हूँ। ठीक है, जैसे हमने BRS के अंदर देखा था, एक छोटा सा चेंज हुआ है। लास्ट टाइम टाइमिंग डिफरेंसेस जो थे दोनों बैलेंसेस के बीच में, उसके लिए हम 2 ही रीजंस दिया करते थे, टाइमिंग डिफरेंस और एरर्स एंड ओमिशंस। लेकिन उसको ICAI ने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, तो हम वो नए तरीके से सीख रहे हैं। तो हमने वो लर्न कर लिया था कि अब अगर हमसे पूछेंगे रीज़न ऑफ डिफरेंस कितने हैं, तो हम 3 रीज़न बताएंगे। वो हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में किए थे, टाइमिंग डिफरेंस, एरर एंड ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो हर हम ये रिवीजन की तरह ही कर रहे हैं। छोटा मोटा कोई चेंज हुआ है तो वो मैं करा रही हूँ, प्लस मैं वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रही हूँ जिसमें बच्चों को मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, फिर आगे चलें। अच्छा, वंशिका पूछ रहे हैं कि क्या हमें लिखना है इन द बुक्स ऑफ। हाँ, वो आप लिख सकते हो एडजस्टेड कैश बुक के ऊपर इन द बुक्स ऑफ। ठीक है, अगर आप लिखोगे तो वो गलत नहीं होगा, लेकिन मैं इसमें अभी नहीं लिख रही हूँ बिकॉज रीजन बीइंग एडजस्टेड कैश बुक के ऊपर लिख सकते हैं इन द बुक्स ऑफ, लेकिन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के ऊपर नहीं लिखना है,
क्योंकि बीआरएस हमारे बुक्स का पार्ट नहीं है, बीआरएस हमारे मेमोरेंडम बुक्स का पार्ट है, तो इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ। आप नहीं लिखोगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। हाँ, लेकिन अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। रीज़न यहाँ पर ये है, एडजस्टेड कैश बुक हमारी बुक्स का पार्ट होती है, लेकिन बीआरएस हमारी बुक्स का पार्ट नहीं होती, बीआरएस हमारे मेमोरेंडम स्टेटमेंट्स का पार्ट होती है। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। Checks amounting to rupees 630 which were issued to trade payables and entered in the cash book before 30th December were not presented for payment until that date. तो ये ट्रांजैक्शन है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, यानी कि इसकी एंट्री कैश बुक में हो चुकी है और पासबुक में नहीं हुई है। तो क्या हम अब कुछ कैश बुक में कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। तो ये ट्रांजैक्शन हम कहाँ दिखाएंगे? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। तो ये हमारी स्टार्ट हो जाएगी बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक। और इसमें हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। Amount is 6,30,000. क्या हम बता सकते हैं कि ये हमें ऐड करना है या फिर लेस करना है? बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारा मूविंग हैंड कौन सा है? कैश बुक। तो इसको हम क्या करेंगे? ऐड। दोनों बुक साथ साथ हैं, कैश बुक है तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, checks amounting to rupees 250 had been recorded in the cash book as having been paid into the bank. क्वेश्चन आपका दोस्त है, दोस्त आपका शैतान है और उसे पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में आपका हाथ तंग है, तो उसने आपको ऐसे ऐसे शब्द लिख दिए, हैविंग बीन पेड इनटू द बैंक, लेकिन इसका सिंपल मतलब है चेक डिपॉजिटेड। ठीक है, तो आप वहां उसको अंडरलाइन करके लिख लो, हैविंग बीन पेड इनटू द बैंक मीन्स चेक डिपॉजिटेड। The checks amounting to rupees 2,50,000 had been recorded in the cash book as having been paid into the bank on 30th December but were entered in the bank statement on 1st January. तो दोस्त आपका शैतान है ना, तो अब वो आपको ऐसे ऐसे बता रहा है कि हमने तो 30 दिसंबर को डिपॉजिट किया था, लेकिन फिर वो बैंक के अंदर आया है 1 जनवरी को। तो हमें तो ये चेक करना है कि 30 दिसंबर को क्या स्टेटस है जिस दिन हम बीआरएस बना रहे हैं। तो हम कह सकते हैं 30 दिसंबर को ये क्या है? चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड ऐड करेंगे या लेस करेंगे? तो हम हमारा शॉर्टकट लगाएंगे। अगर चेक इशूड हमने ऐड कर लिए हैं तो चेक डिपॉजिट हम लेस करेंगे।
और ये अमाउंट हमारा है 2,50,000। इसके साथ ब्रैकेट लगाना है तो आप लगाओ, नहीं लगाना है तो मत लगाओ, बस ध्यान रखना है कि हमें इसको माइनस करना है। ठीक है, फिर आगे चले नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। A check for ₹73,000 had been dishonored. डिसऑनर का क्या मतलब होता है कि हमने जिससे चेक लिया, हमने बैंक में डिपॉजिट करा, लेकिन उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं थे, तो उसको हम बोलते हैं चेक डिसऑनर। ठीक है, अगर हम किसी को चेक इशू करते हैं और हमारे अपने अकाउंट में पैसा ना हो और हम झूठी मूठी किसी को चेक इशू कर दें, तो उसको हम बोलते हैं बाउंस्ड चेक। ठीक है, डिसऑनर्ड का मतलब होता है किसी से मुझे चेक मिला और उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे, तो बैंक मुझे कहेगा कि आपने जो चेक डिपॉजिट किया था ना, वो डिसऑनर हो गया। तो जो चेक मैंने डिपॉजिट किया था, अगर सामने वाले पर्सन के अकाउंट में पैसे नहीं है तो उसको बोलते हैं डिसऑनर। और लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि मैं ही फ्रॉड हूं, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है फिर भी मैंने चेक इशू कर दिया, तो बैंक उस चेक को क्या कहता है कि भाई आपके अकाउंट में पैसे नहीं थे, आपने चेक इशू कर दिया, तो आपका चेक क्या हो गया है, बाउंस बैक हो गया। बाउंस का मतलब बाउंस बैक। वो आपकी वो बॉल नहीं होती जिससे आप खेलते थे, तो बाउंसिंग बॉल, आप गिराओगे वो वापस ऊपर आएगी, तो बाउंस बैक। तो दोनों का मतलब तो एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है कि बैंक में पैसे नहीं है। दोनों में डिफरेंस क्या है, डिसऑनर मतलब मैंने चेक डिपॉजिट किया था, डिसऑनर हो गया। बाउंस मतलब मैंने चेक इशू किया था और वो बाउंस बैक हो गया। तो पॉइंट नंबर 3, मुस्कान पूछ रही है मैम क्लियर्ड और डिसऑनर्ड क्या सेम बात है? मुस्कान, ये ब्लंडर कर रहे हो, बिल्कुल मत करना। डिसऑनर्ड का मतलब है पैसे नहीं है, क्लियर का मतलब है पैसे हैं। तो क्लियर्ड और डिसऑनर्ड बिल्कुल ऑपोजिट चीजें हैं। डिसऑनर्ड मीन्स पैसे नहीं है एंड क्लियर्ड मीन्स पैसे हैं। ठीक है, so a check of ₹73,000 has been dishonored, but no record of this fact appeared in the cash book. तो देखो, जब चेक हमें मिलता है तो हम एंट्री पास करते हैं बैंक टू डेटर, है ना। चेक मुझे मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट, किसने दिया होगा, डेटर ने दिया होगा, तो बैंक टू डेटर। और वही चेक जब डिसऑनर हो जाता है, तो उसके लिए हम क्या एंट्री पास करते हैं, डेटर टू बैंक। तो अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसको आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया था, तो अब क्या करें, तो कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो हम गए अपनी कैश बुक के पास, अब इसको रिकॉर्ड करना है तो पहले सोचना पड़ेगा रिसीट साइड पे करें या पेमेंट साइड पे। तो जब चेक मिलता है तो रिसीट साइड पे, और जब चेक डिसऑनर होता है तो पेमेंट साइड पर। चेक डिसऑनर होता है तो एंट्री बनाते हैं डेटर टू बैंक। तो क्या लिखेंगे फिर हम, बैंक कॉलम में जाकर बाय डेटर, क्योंकि ये तो हमें पता है एडजस्टेड कैश बुक के
कौन से कॉलम की बात हम कर रहे हैं? बैंक कॉलम की। तो बाय डेटर अमाउंट इज 73,000। बाय डेटर लिख सकते हैं, बाय ट्रेड रिसीवेबल लिख सकते हैं, बाय कस्टमर लिख सकते हैं, बाय पार्टी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। डिविडेंड ऑफ ₹3,80,000 paid direct into the bank has not been recorded in the cash book. तो मेरे पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं और मुझे डिविडेंड मिला है सीधा मेरे बैंक अकाउंट में, उसकी एंट्री अभी तक कैश बुक में नहीं हुई है। तो क्या करें? अब कर लेते हैं। तो डिविडेंड रिसीव करने की एंट्री है, तो कौन सी साइड पर करेंगे? रिसीट साइड पे करेंगे। क्या लिखेंगे? 2 dividends, ₹3,80,000। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट, बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस अमाउंटिंग टू ₹4,200 had been charged in the bank statement not entered in the cash book। तो अब हम एंटर कर लेते हैं। तो बैंक इंटरेस्ट और चार्जेस हैं, तो यानी कि बैंक के चार्जेस की बात हो रही है, इसका मतलब पेमेंट साइड पर। तो बाय बैंक चार्जेस, $4,200। और ये जो अकाउंट वर्ड हम लिख रहे हैं ये हमें लिखना ही है। तो 2 डिविडेंड्स अकाउंट, बाय डेटर अकाउंट, बाय बैंक चार्जेस अकाउंट। अगर आपको किसी ने सिखाया है कि ये हमें नहीं लिखना है तो ऐसा नहीं है, ये शब्द हमें लिखना ही है। तो पॉइंट नंबर 4 एक बार दोबारा देख लें। डिविडेंड ऑफ ₹3,80,000 पेड डायरेक्ट टू द बैंक हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। इसका मतलब हमारे पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं, उससे हमें डिविडेंड मिला है, सीधा हमारे बैंक अकाउंट में आया है, कैश बुक में हमने इसकी रिकॉर्डिंग नहीं करी है, तो फिर अब कर लेते हैं। फिर आगे चले। नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक फॉर अ ट्रेड सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹10,000 पेड वाइड बैंकर्स ऑर्डर। दोस्त तो आपका है ये, लेकिन है ये शैतान दोस्त, है ना। फिर आपको कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा दे देगा। अब क्या लिखा है? वाइड बैंकर्स ऑर्डर, और आप इतने में घबरा जाते हो कि ये क्या लिखा है। तो भाई वाइड बैंकर्स ऑर्डर, इसका तो छोटा सा मतलब है ना। इसका तो छोटा सा मतलब है। क्या मतलब है? ये पेमेंट बैंक ने करी है, ये पेमेंट बैंक के थ्रू हुई है, हमने इसे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा। तो अब हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो वाइड बैंकर्स ऑर्डर, छोटी सी बात है, पेमेंट बैंक ने करी है, बैंक की बुक्स में रिकॉर्डिंग हो चुकी है, हमारी बुक्स में रह गई है। तो अब हम कर लेते हैं। तो पेमेंट है तो पेमेंट साइड पर बाय ट्रेड सब्सक्रिप्शन अकाउंट, $10,000।
फिर देखते हैं लास्ट एंट्री, अ चेक ऑफ ₹27,000 ड्रॉन। दोस्त तुम्हारा है वाकई में बहुत ही शैतान, वो नए नए शब्द लेकर आता ही रहता है कि आप परेशान होते ही रहो। अब उसने लिखा है अ चेक फॉर ₹27,000 ड्रॉन। तो जब भी आपका दोस्त ड्रॉन कहे तो आप चुपके से समझ जाना, इसका मतलब है इशूड। ठीक है, चेक ड्रॉन बाय बी फिलिप। और हम कौन है? हम हैं ए फिलिप। एक और पर्सन, कोई पर्सन होंगे बी फिलिप, उन्होंने चेक ड्रॉ करा, एक चेक इशू करा। ठीक है, इट हैज बीन चार्ज टू ए फिलिप्स बैंक अकाउंट बाय मिस्टेक। और इसकी एंट्री जो होनी थी बी फिलिप की बुक्स में हो गई है गलती से हमारी बुक्स में ए फिलिप के लिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो मिस्टेक हो रही है, ये मिस्टेक कैश बुक में हो रही है या फिर पासबुक में हो रही है। ठीक है, सबसे पहले ये सोचना है कि ये कैश बुक में हो रही है या पासबुक में। तो देखो, कैश बुक मेरी बुक है, पासबुक बैंक की बुक है। कोई और पर्सन बी फिलिप, उसका अकाउंट मेरे पास नहीं होगा, उसका अकाउंट किसके पास होगा? ये तो बैंक के पास होगा। तो ए फिलिप, बी फिलिप, सी फिलिप, डी फिलिप, ये सब अकाउंट बैंक के पास हैं। तो बैंक ने किया है बी फिलिप के अकाउंट के चेक की एंट्री हमारे अकाउंट में, यानी कि ए फिलिप के अकाउंट में। अब हमारे अकाउंट में एंट्री हो चुकी है, तो मुझे यही चेक करना था ना, दोनों बुक्स मेरी साथ साथ हैं, कहां पर एंट्री हुई है? तो एंट्री हुई है पासबुक में। ठीक है, बैंक की बुक्स में एंट्री हुई है। अब एंट्री किस चीज की हुई है? एंट्री हुई है चेक इशू की। इशू का मतलब जिसके अगेंस्ट पेमेंट हम देते हैं। तो बैंक ने क्या करा? चेक इशू की एंट्री करी, यानी कि मेरी पासबुक बैंक ने कम कर दी। दोनों हैंड साथ साथ, बैंक की गलती, पासबुक हो गई कम, क्योंकि ये एंट्री हो चुकी है चेक इशू की। अब क्योंकि ये बैंक की गलती है, तो क्या मैं कैश बुक में भी कर दूं? बिल्कुल भी नहीं। हम बैंक को इंटीमेट करेंगे आपसे गलती हुई है, लेकिन क्या हम कैश बुक में भी कर दें? नहीं। तो ये कहाँ जाएगा? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। और हम क्या करें? कैश बुक, पासबुक, पासबुक का बैलेंस कम है, मेरा मूविंग हैंड कौन सा होगा? कैश बुक। तो कैश बुक से पासबुक तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो इसको कर देते हैं माइनस। तो माइनस चेक wrongly charged to A Philip account। हमारे अकाउंट में गलत एंट्री बैंक की तरफ से, और ये अमाउंट है 27,000। ठीक है, तो इसी के साथ ट्रांजैक्शंस हमारी कंप्लीट हो गई। अब लास्ट में क्या करना है? अब एडजस्टेड कैश बुक को आप बैलेंस करो, बैलेंसिंग फिगर निकालो
और फिर बीआरएस से निकालेंगे हम बैलेंस एज पर पासबुक। तो एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस कई बच्चे निकाल चुके हैं। तो देखिए एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस कितना आ रहा है। सो एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस आप बता रहे हो 2,97,410। दक्ष आपका बैलेंस गलत आ रहा है, 2,87,410 नहीं है, हाँ 2,97,410। तो एडजस्टेड कैश बुक का पहले बैलेंस निकालेंगे हम, और ये यहाँ पर जो है हम टोटल भी लिख देते हैं। ये टोटल हमारा 384610। तो हमारी एडजस्टेड कैश बुक 2,97,410। इस बैलेंस को ले चलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। फेवरेबल बैलेंस आ रहा है, पॉजिटिव अमाउंट है 2,97,410, और अब प्लस माइनस करके चेक करते हैं बैलेंस एज पर पासबुक। तो बैलेंस एज पर पासबुक सभी का आंसर आ रहा है 650,410। तो इसी के साथ ये हमारा प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आराम से क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए, और आपके जो डाउट्स हैं इस क्वेश्चन से वो अब आप पूछ सकते हो। हाँ जी इशिका, हम लोग बीआरएस के अंदर ए फिलिप लिख सकते हैं, हम अपने अकाउंट्स में नहीं लिख सकते अपना नाम, बीआरएस के अंदर हम लिख सकते हैं। और वैसे अगर आप ये नहीं भी लिखोगे ना, सिर्फ इतना लिखोगे चेक रॉन्गली चार्ज्ड बाय बैंक, तो ये भी एकदम करेक्ट है। वंशिका, एडजस्टेड कैश बुक के साथ हम फॉर द ईयर एंडिंग लिखेंगे। हाँ जी, बैलेंस के लिए आप पेपर के अंदर BAL लिख सकते हैं। वैसे तो देखो 4 ही शब्द लिखने हैं, अच्छा ये रहेगा पूरा ही बैलेंस लिख दो वहां पर। आउटगोइंग, हाँ जी मोहित, आउटगोइंग चेक का मतलब होता है चेक इशूड। कावेरी, हाँ जी कावेरी लिख सकते हैं। फिलिप्स वाले ट्रांजैक्शन में रॉन्ग डेबिट बाय बैंक भी लिख सकते हैं। थर्ड एंट्री रिपीट करनी है, ओके। अ चेक फॉर ₹73,000 हैज बीन डिसऑनर्ड, नो रिकॉर्ड अपीयर्ड इन द कैश बुक। तो डिसऑनर का मतलब होता है हमने चेक डिपॉजिट करा था बट हमें पैसे नहीं मिले। तो जब हम चेक डिपॉजिट करते हैं तो हम डेबिट साइड पे लिखते हैं, और जब चेक डिसऑनर होता है तो हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। तो 73,000 का चेक हमारा डिसऑनर हो गया। जब हमें चेक मिलता है तो हम करते हैं डेटर टू बैंक, आई एम सॉरी बैंक टू डेटर, क्योंकि हमारे पास पैसा आ गया बैंक टू डेटर। जब चेक डिसऑनर हो जाता है तो हम कर देते हैं डेटर टू बैंक, इसलिए बैंक अकाउंट में जाकर के क्या लिखते हैं, बाय डेटर। तो बाय डेटर या बाय कस्टमर
या बाय पार्टी या बाय ट्रेड रिसीवेबल 73,000। कुछ आपने क्वेरी पूछी थी बैंक इंटरेस्ट वाली, वो ऊपर चली गई है। तानिया कह रही है थर्ड एडजस्टमेंट में डिस्काउंट चार्जेस भी होते। डिस्काउंट चार्जेस तानिया चेक के साथ नहीं होते, बिल के साथ होते। और वो बिल के साथ कैसे होते वो हमने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन ऑलरेडी किया था। हृदय डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक नहीं लिखेंगे, डिविडेंड अकाउंट लिखेंगे। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक अकाउंट नहीं खोलते हम बुक्स में, हम सिर्फ डिविडेंड अकाउंट खोलते हैं। मीशा, अगर आपका बैलेंस यहां आ रहा होता टू बैलेंस CD, अगर आपका बैलेंस ये आ रहा होता तब हम इसको बोलते ओवरड्राफ्ट बैलेंस। बाय बैलेंस CD को हम बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस। साक्षी, फोर्थ एंट्री का मतलब है डिविडेंड हमें मिला है, बैंक मेरे बिहाफ पे किसी को डिविडेंड देगा नहीं, पॉसिबल नहीं है ट्रांजैक्शन। बैंक मेरे बिहाफ पे डिविडेंड रिसीव करता है उस कंपनी से जिस कंपनी के हमारे पास शेयर्स हैं। इशिका कह रही है मैम क्या ये क्वेश्चन पेपर के लेवल का है? और यश कह रहे हैं कि मैम ये बताओ अगर ये सही हुआ, ये गलत हुआ, ये सही हुआ, ये सही हुआ तो हमें नंबर कितने मिलेंगे? तो यश, पहली बात तो ये अप्रोच नहीं है सीए करने की कि हम लोग सोचें कि एक सही हुआ एक सही हुआ। ठीक है, हमें क्या कोशिश करना है कि हमारा पूरा क्वेश्चन सही हो। अब वो बीच में कहाँ नंबर मिलेंगे कहाँ नहीं, वो तो मार्किंग स्कीम के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, अगर आपको पूरा क्वेश्चन नहीं आता तो भी जितना आता है उतना आपको करना चाहिए। और इशिका, ये बिल्कुल पेपर का लेवल है, हम यहाँ बिल्कुल टाइम पास नहीं कर रहे हैं। जितने क्वेश्चंस हमारी बुक में हैं वो सारे के सारे पेपर के लेवल के ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे वो है आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, पेज नंबर 19। आराम से एक बार क्वेश्चन रीड आउट कर लीजिए। हृदय, थैंक यू सो मच। आराम से एक बार क्वेश्चन रीड आउट कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 31। अमन, आपका डाउट ऐसे करते हैं, इस क्वेश्चन के बाद ले लेते हैं, आप इस क्वेश्चन के बाद एक बार दोबारा पूछ लीजिएगा। वंशिका बेटा, ट्रेड सब्सक्रिप्शन पेमेंट होती है ट्रेड करने की, गवर्नमेंट को दी हुई पेमेंट है, किसी भी टाइप की पेमेंट हो सकती है। तो एक बार आराम से प्लीज क्वेश्चन नंबर 31 रीड आउट कीजिएगा। क्वेश्चन में आपके दोस्त ने बहुत शैतानी करी है, कुछ कुछ शब्द आपको दिए हैं जिसमें आप फंस जाओगे। और सबसे पहले तो क्वेश्चन रीड आउट करने के बाद सबसे पहले ये डिसाइड कीजिएगा कि मेथड हमें कौन सा फॉलो करना है। तो बीआरएस के क्वेश्चन में सबसे पहले डिसीजन ये लेंगे कि मेथड हमें कौन सा फॉलो करना है। तो रिया, साक्षी, दीति, कावेरी, तान्या, प्रीशा, प्रेरणा सभी सही बता रहे हैं। हमें कौन सा मेथड फॉलो करना है? सेकंड मेथड, क्योंकि क्वेश्चन की लास्ट लाइन है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ बीआरएस आफ्टर नेसेसरी अमेंडमेंट्स इन द कैश बुक। ठीक है, तो एडजस्टेड कैश बुक बनाते हैं, बीआरएस बनाते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन करना आप स्टार्ट करो। पहले 5-6 मिनट आप लो, फिर उसके बाद मैं सॉल्व करूंगी।
तो फॉर्मेट बनाने के बाद फिर क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। और देखो, जहाँ आपका दोस्त शैतानी करता है वहाँ दोस्ती निभाता भी है हमेशा। और आप देख लो, इसने आपको आंसर भी दे दिया है। और फिर आपको तो पता ही है, आपका तो हिडन टैलेंट है, आंसर दिया हो तो फिर आप कैसे भी करके निकाल लोगे। तो यहाँ पर ओडी बैलेंस है, तो ओडी बैलेंस को ध्यान रखना है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे 3630 और आंसर आपको पता है, पासबुक में आना चाहिए ओवरड्राफ्ट 3378। ठीक है, तो आप भी करो, मैं भी कर रही हूँ, हम कोई चीटिंग नहीं करेंगे। आप अपना करो, मैं अपना कर रही हूँ, हम बाद में मैच कर लेंगे आंसर। तो एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस एक स्टूडेंट ने अभी आंसर दिया है, तो मैं लिख देती हूँ 3504। तो देखेंगे हम आंसर सही है या नहीं। ये आंसर मोहित ने दिया था, उसके बाद ईशा ने आंसर दिया है 3732। उसके बाद मुस्कान ने आंसर दिया है 3792। मेरे ख्याल से अपने आंसर के बाद ना आप BRS बना लो, क्योंकि लास्ट में जब वो आंसर आपका नहीं आएगा तो फिर आप अपने आप चेंजेस करोगे। सक्षम बेटा, यहाँ सारे स्टूडेंट्स ही रिकॉर्डेड लेक्चर बैच के हैं, यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स गूगल ड्राइव बैच के ही हैं। और जहां पर भी क्वेश्चन आपको मुश्किल लगे ना, जहां पे भी क्वेश्चन आपको मुश्किल लगे, वहां पे तरीका क्या होता है, जो भी ट्रांजैक्शन आपको मुश्किल लग रही है ना वो आप छोड़ दो, और जो इजी लग रही है ना वो पोस्ट कर दो। अच्छा, इसमें शायद बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा है बारी बारी, तो ठीक है मैं स्टार्ट करती हूँ, मैं धीरे धीरे करती हूँ ताकि जो जो कंफर्टेबल हैं वो आगे चल सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। अ चेक ऑफ ₹1560 इन फेवर ऑफ रथ एसोसिएट्स has been omitted by the bank from its statement, thus check having been debited to another customer's account. हमने एक चेक ड्रॉ किया था, इन फेवर ऑफ रथ एसोसिएट्स। हमने चेक ड्रॉ किया था, इसका मतलब हमने चेक इशू किया था, लेकिन इस चेक इशू की एंट्री हमें बैंक की स्टेटमेंट में नहीं दिख रही है। और ये भी कह रहे हैं कि बैंक ने किसी और कस्टमर के अकाउंट में चेक डेबिट कर दिया है। तो भाई, बैंक ने किसी और के अकाउंट में डेबिट कर दिया है तो बैंक की गलती है, बैंक को ठीक करना है। हमने यहाँ पे चेक इश्यू किया था और हमने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली है, तो क्या हम इसका कैश बुक में कुछ करेंगे? हम इसका कैश बुक में कुछ नहीं करेंगे। तो कहाँ पर करेंगे? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। और ये ट्रांजैक्शन हमारे लिए क्या है? हमारे लिए बन जाएगी चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, क्योंकि बैंक ने एंट्री नहीं करी, हम एंट्री कर चुके हैं। तो हमने स्टार्ट किया BRS में, और ये स्टार्ट होगी कैश बुक बैलेंस से, बैलेंस या OD जो भी आएगा। और हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अगर हम कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये ऐड हो जाएगा।
और ये अमाउंट हमारा है 1560। नितिन बेटा, जब लिखा होता है इन फेवर ऑफ, इसका मतलब हम ड्रॉ करते हैं किसी के फेवर में। तो जब लिखा है इन फेवर ऑफ, इट मीन्स वी हैव इशूड द चेक। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, द डेबिट साइड ऑफ ओन्ड बुक। ओन्ड बुक मतलब हमारी बुक, हमारी बुक यानी कि कैश बुक। ये तुम्हारा दोस्त तो है ही शैतान, इसको तो बस घुमाना फिराना है। डेबिट साइड ऑफ कैश बुक भी लिख सकता था, लेकिन नहीं, डेबिट साइड ऑफ ओन्ड बुक तो ठीक है। ओन्ड बुक मतलब हमारी बुक यानी कि कैश बुक। डेबिट साइड ऑफ कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट। तो अमन, आपका डाउट भी यहीं पर आ गया, अंडरकास्ट ओवरकास्ट। अंडरकास्ट का मतलब होता है हमने कम लिखा हुआ है। इट हैज बीन अंडरकास्ट बाय ₹300। इसका मतलब है हमें डेबिट साइड पर लिखने थे 300 रुपीज, जो हमने नहीं लिखे हैं, तो अंडरकास्ट। अगर हम कहीं पे अमाउंट ज़्यादा लिख देते हैं तो उसको बोल देते हैं हम ओवरकास्ट। अब जहाँ पर हमने अमाउंट कम लिखा है तो हमारी गलती है ना, कैश बुक में कम है। तो अब क्या करें, उसको ठीक कर देते हैं, उसको लिख देते हैं। तो डेबिट साइड पर 300 और क्या लिखेंगे, टू अंडरकास्टिंग। और अंडरकास्टिंग के केस में हम सिंपली एरर भी लिख सकते हैं, टू एरर या फिर टू अंडरकास्टिंग 300। ठीक है। चाहत कह रही मैम फर्स्ट ट्रांजैक्शन फिर से देखो। अ चेक ऑफ ₹1560 इन फेवर ऑफ रथ एसोसिएट्स। इन फेवर ऑफ मतलब हमने किसी को चेक इशू करके दिया है, हमने चेक इशू किया है। इट हैज बीन ओमिटेड बाय बैंक। बैंक ने इसकी रिकॉर्डिंग नहीं करी है। बैंक ने रिकॉर्डिंग क्यों नहीं करी, क्योंकि बैंक ने किसी और के अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया। तो देखो, हमारे लिए तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमने तो अपनी कैश बुक में रिकॉर्डिंग कर ली है, हमारी कैश बुक है, हमने चेक इशू किया, हमारी कैश बुक कम। बैंक को करना था, बैंक ने नहीं करा। क्यों नहीं करा, उन्होंने किसी और के अकाउंट में डाल दिया। अब हमारा स्टेटस तो ये है, मूविंग हैंड कैश बुक है, तो क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। महक, ओन्ड बुक का मतलब होता है हमारी बुक। हमारी बुक, दो ही तो बुक्स की बात हो रही है यहाँ पे, एक है कैश बुक, एक है पासबुक। तो दोनों में से हमारी बुक कौन सी होगी, तो हमारी बुक होती है कैश बुक, क्योंकि पासबुक को हम क्या बोलते हैं, बैंक की बुक। ठीक है। फिर नेक्स्ट, अ चेक ऑफ ₹182 ड्रॉन इन पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अमाउंट has been entered in the cash book on ₹128 and was shown correctly in the bank statement. इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट है, मैंने बैंक से की है। ठीक है, बैंक से मैंने पेमेंट करी है, यानी कि चेक से मैंने पेमेंट करी है। चेक हमने बनाया 182 का। ठीक है, यानी कि पेमेंट, बिल था मेरा 182 का। बिल है, पेमेंट है, मुझे यहाँ पर लिखना था बाय इलेक्ट्रिक चार्जेस 182। लेकिन मैंने क्या करा है, द अमाउंट हैज बीन एंटर इन द कैश बुक एज 128 एंड वाज शोन करेक्टली इन द बैंक स्टेटमेंट। बैंक ने तो सही दिखाया 182, मुझे दिखाना था 182, मैंने दिखाया है 128। इसका मतलब मैंने कम दिखाया है। कितना कम दिखाया है मैंने,
54। तो 54 रुपीज पेमेंट साइड पर कम लिखे हुए हैं, तो क्या करें, अब लिख देते हैं 54 और साथ में क्या लिखेंगे, बाय इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो चेक हमने काटा 182 रुपीज का, कैश बुक में पेमेंट साइड पे लिखना था 182, गलती से हमने लिख दिया 128, तो हमने कम लिखा है, कितना कम लिखा है, 54 रुपीज। तो अब क्या करें, लिख देते हैं, हमारी गलती है उसको ठीक कर लेते हैं। तो 54 रुपीज बाय इलेक्ट्रिक चार्जेस। फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, अ चेक ऑफ ₹210 फ्रॉम एस गुप्ता। एस गुप्ता से हमें चेक मिला, जब चेक मिला होगा मैंने एंट्री बनाई होगी बैंक टू एस गुप्ता। ये मुझे चेक मिला है, कितने का मुझे चेक मिला है, 210 का। Having been paid into bank, फिर से याद कर लो, paid into bank का मतलब deposited. It was dishonored, check dishonor हो गया, and it was shown in bank statement, although no entry relating to dishonor has been made in the cash book. तो ठीक है, जब हमें चेक मिला था हम करते हैं बैंक टू एस गुप्ता, जब चेक डिसऑनर हुआ तो करेंगे एस गुप्ता टू बैंक, तो बैंक अकाउंट में जाके बाय एस गुप्ता, और ये अमाउंट है हमारा 210। ठीक है तृप्ति बेटा, नहीं हम इलेक्ट्रिक चार्जेस ही लिखेंगे वहां पे, तो बाय इलेक्ट्रिक चार्जेस अकाउंट। दीदी अंडर कास्टिंग की जगह सस्पेंस नहीं लिख सकते, सस्पेंस तब लिखते हैं जब हमें कुछ पता नहीं होता, यहां तो हमें पता है अंडर कास्टिंग है, इसलिए हम सस्पेंस नहीं लिख सकते। एस गुप्ता हमने इसलिए लिखा है क्योंकि पार्टी का नाम गिवन है, नहीं गिवन होता नाम तो हम डेटर लिखते, अब यहाँ पे नाम गिवन है तो हम नाम लिखेंगे। वंश अगर हमने ज्यादा लिख दिया होता है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, हाँ तो उसको ठीक करने के लिए फिर हम डेबिट साइड पे लिखते। फिर आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 5, बैंक हैड डेबिटेड अ चेक ऑफ ₹126 टू डीज अकाउंट इन एरर। हम कौन है, हम डी हैं, हमारे अकाउंट में बैंक ने चेक डेबिट कर दिया है, डेबिट, डेबिट का मतलब बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसा काट लिया है। बैंक जब मेरा अकाउंट डेबिट करता है यानी कि मेरा बैलेंस रिड्यूस करता है। इट शुड हैव बीन डेबिटेड टू सुखल्स अकाउंट। अब यहां पर क्या है, बैंक की गलती है, तो क्या ये एडजस्टेड कैश बुक में आएगा, नहीं, तो ये तो कहां जाएगा, बीआरएस में। बीआरएस में जाना है, चेक कर लेते हैं, दोनों बुक साथ साथ है, पासबुक में एंट्री हुई, बैंक ने क्या करा, मेरा अकाउंट कम कर दिया, डेबिट, गलती से, तो बैंक ने मेरा अकाउंट कम कर दिया गलती से, तो हम बैंक को इन्फॉर्म कर देंगे। और बीआरएस बनाते समय हम क्या करेंगे, मेरा मूविंग हैंड कौन सा है, कैश बुक, तो कैश बुक से पासबुक तक जाने के लिए क्या करेंगे, माइनस, तो बीआरएस के अंदर जाके माइनस करेंगे। लेस, क्या लेस कर रहे हैं हम, रॉन्ग डेबिट बाय बैंक।
रॉन्ग डेबिट बाय बैंक 126। इशिका, अगर नेम गिवन है तब हम डेटर्स नहीं लिखेंगे, तब हम नाम ही लिखेंगे हमेशा। अच्छा, फिर से डाउट आ गया है फर्स्ट ट्रांजैक्शन में। फर्स्ट ट्रांजैक्शन फिर से देख लो। फर्स्ट ट्रांजैक्शन की सेकेंड लाइन कह रही है चेक हैविंग बीन डेबिटेड टू अनदर कस्टमर अकाउंट। इसका मतलब बैंक ने हमारे चेक की एंट्री किसी और के अकाउंट में कर दी। तो ये गलती बैंक की है। हम तो अपनी पोस्टिंग कर चुके हैं अपनी बुक्स में, तो बैंक ने हमारी पोस्टिंग किसी और के अकाउंट में कर दी, इसका मतलब हमारे अकाउंट में नहीं करी है। अब मुस्कान इलेक्ट्रिक चार्जेस की जगह इलेक्ट्रिक चार्जेस ही लिखेंगे हम, और कुछ नहीं लिखेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 शायद इस क्वेश्चन का सबसे इजी ट्रांजैक्शन है। डिविडेंड ऑफ ₹90 ऑन डीज होल्डिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स हैज बीन शोन बाय बैंक, नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक। तो एंट्री कर देते हैं कैश बुक में। टू डिविडेंड 90। ठीक है, फिर आगे चले। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, अलॉजमेंट। क्वेश्चन आपका दोस्त है, दोस्त आपका बहुत शैतान है। अलॉजमेंट ऑफ ₹1080 ऑन 31st March हैज नॉट बीन क्रेडिटेड बाय बैंक। ठीक है, अब सपोज देखो यहाँ पे तो तुम मुझसे पूछ लोगे जो तुमने लाइन लगाई रखी है कि मैम व्हाट इज लॉजमेंट, व्हाट इज लॉजमेंट। ठीक है, सपोज अब ये क्वेश्चन सीधा पेपर में आता है और तुम्हें नहीं पता कि व्हाट इज लॉजमेंट। तुमने ये फर्स्ट टाइम देखा है कि ये कहना क्या चाहते हैं। मैं तुम्हें जो कह रही हूं उसको तुम ध्यान रख लेना। क्वेश्चन तुम्हारा दोस्त है, दुश्मन नहीं है। इस बात में 1% भी डाउट नहीं है। अब इसी आइडिया से चलते हैं। हमें नहीं पता ये लॉजमेंट क्या है, हमें बिल्कुल नहीं पता, तो भी क्या हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं वो चीज देखो। बीआरएस के अंदर डिफरेंस आ रहा है लॉजमेंट का मतलब वो रहने वाला घर नहीं होता है तुम लोग उसको छोड़ो, मेरी बात सुनो। बीआरएस के अंदर अगर रीजन ऑफ डिफरेंस है, इसका मतलब एंट्री एक बुक में हुई है और एक बुक में नहीं हुई है। पहली बात तो ये है। ठीक है, पहले मुझे ये बताओ, ये जो सेंटेंस यहां लिखा है, लॉजमेंट का मतलब नहीं पता, छोड़ो। क्या ये पता चल रहा है किस बुक में एंट्री नहीं हुई है और किस में हुई है? बस ये मुझे बता दो। पता चल रहा है? सबका आंसर आ रहा है कि हाँ मैम पता चल रहा है।
और सब ने कहा कि पता चल रहा है कि पासबुक में नहीं हुई है, इसका मतलब कैश बुक में हुई है। ठीक है, सब स्पीड से आंसर दे रहे हैं। चलो ये बात तो समझ में आ गई, पासबुक में नहीं हुई, कैश बुक में हुई है। दूसरी चीज, मुझे सिर्फ ये जानना होता है कि ये डेबिट है या ये क्रेडिट है। मतलब मुझे सिर्फ ये जानना है कि ये रिसीट है या ये पेमेंट है। अब आपका दोस्त ये कह रहा है कि पासबुक ने इसको क्रेडिट नहीं करा है, मतलब पासबुक को इसको क्रेडिट करना चाहिए था पर पासबुक ने नहीं करा। तो पासबुक के अंदर जो चीज क्रेडिट होती है वो रिसीव होती है या पेमेंट होती है? जो मैंने आपको कराया था ना फर्स्ट और सेकंड क्लास में कि देखो वो बेस है बीआरएस का। पासबुक के डेबिट क्रेडिट का क्या मतलब है? वो बेस है, वहां हटे वहां अगर चूक गए तुम तो क्वेश्चन हाथ से गया, वरना जा नहीं सकता। अब सिर्फ ये कि पासबुक के अंदर क्रेडिट का मतलब क्या होता है, सब ने आंसर सही दिया, रिसीट होता है, इसका मतलब ये किसी इनकम की बात हो रही है। मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मेरी दोनों बुक साथ साथ हैं। कहां एंट्री हुई है? कैश बुक में एंट्री हुई है, पासबुक में नहीं हुई। कैश बुक में एंट्री हो चुकी है, क्या ट्रांजैक्शन चल रही है? ये रिसीट है ये, तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है। कैश बुक से पासबुक तक जाना है तो क्या करना है? इसको माइनस करना है। किस में करेंगे, कैश बुक या बीआरएस? तो हम करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। क्वेश्चन मेरा सॉल्व है। पेपर के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन तुम्हारे सामने आ जाए और जो तुम्हें नहीं पता कि भैया कहना क्या चाहते हैं, मेरी ये बात याद रख लेना, क्वेश्चन तुम्हारा दोस्त है, इसमें 1% डाउट नहीं है। हमेशा हर हालत में दोस्ती निभाता है, तुम्हें उसे उस नजर से देखना पड़ेगा कि ये हमारा दोस्त है। अब आए कि लॉजमेंट का मतलब क्या होता है, तो आपको भी सुन के बड़ी हैरानी होगी। बैंक की टर्म्स में डिपॉजिट को ही हम लॉजमेंट बोल देते हैं। वो डिपॉजिट चेक भी हो सकता है, वो डिपॉजिट ड्राफ्ट भी हो सकता है। तो बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में हम डिपॉजिट को ही लॉजमेंट बोल देते हैं। तो देखा जाए तो ये बहुत ही सिंपल सी ट्रांजैक्शन है। क्या है ये? चेक डिपॉजिट नॉट बीन क्रेडिटेड बाय बैंक। तो ये लॉजमेंट इतना हम सोच रहे थे, कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट अ डिपॉजिट। और अगर पेपर में आता है तो मेरा दोस्त मेरी मदद करेगा, मुझे ये भी पता चल जाएगा कहाँ एंट्री हुई कहाँ नहीं, मुझे ये भी पता चल जाएगा रिसीट है या पेमेंट, और उसके बाद क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं बीआरएस के अंदर। तो क्या करना था हमें? माइनस करना था। दोनों बुक साथ साथ, कैश बुक में एंट्री हुई है, किस चीज की? रिसीट की। कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है, कैश बुक से पासबुक तक आना है, तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे, लेस, और लिखेंगे क्या? लॉजमेंट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। और ये अमाउंट हमारे पास है 1080। और फिर आपको लॉजमेंट पे इतना तंग करने के बाद फिर आपके दोस्त ने सिंपल सी एंट्री दी है, इंटरेस्ट ऑफ ₹228 डेबिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। फिर समझना वही पड़ेगा, डेबिटेड बाय बैंक है, तो बैंक ने इंटरेस्ट मुझसे लिया है या मुझे दिया है? तो डेबिटेड बाय बैंक का मतलब होता है इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक, मुझसे लिया है। तो कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो पेमेंट साइड पर बाय इंटरेस्ट। बाय इंटरेस्ट अकाउंट 228 रुपीज।
तो इसी के साथ ये प्यारा सा क्वेश्चन हमारा फिनिश हो जाता है। और देखें ज़रा क्या आ रहा है, बैलेंस कैरेट डाउन। 3 आंसर्स तो हमारे पास थे, और देखें क्या आंसर्स आ रहे हैं। बैलेंस कैरेट डाउन इन एडजस्टेड कैश बुक। तो अब सभी एक ही आंसर दे रहे हैं, 3732। क्या ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ रहा है? हाँ जी। तो दीदी प्लीज हम नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, अकाउंट्स में हम बोलेंगे डेबिट और क्रेडिट, या फिर फेवरेबल और ओवरड्राफ्ट। तो ये हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ रहा है, तो टू बैलेंस कैरेट डाउन। तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस को हम ले जाते हैं हमारी बीआरएस में। ओवरड्राफ्ट एज पर एडजस्टेड कैश बुक 3732। और यहां से हम प्लस माइनस करके चेक कर लेते हैं, भगवान जी का नाम लेके आंसर हमारा आना चाहिए 3378। तो देखिए चेक कीजिए क्या आ रहा है, 3378। हाँ जी आ रहा है। सो दिस इज ओडी एज पर पासबुक। सो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 3378। प्यारा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट होता है हमारा। आराम से देखिए, माइंड में बिठाइए और अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। दीदी कह रही है मैम काइंडली पुट ब्रैकेट्स। दीदी काइंडली अंडरस्टैंड, ब्रैकेट डालना कंपलसरी नहीं है, आपकी चॉइस है। डालना चाहो तो डालो, नहीं तो मत डालो। तरुण लॉजमेंट का मतलब है डिपॉजिटेड, चाहे ये चेक डिपॉजिट हो सकता है या फिर ड्राफ्ट डिपॉजिट हो सकता है। ओके वंशिका कह रही है आप मुझे अनम्यूट कर दें, मैं डाउट नहीं पूछ पा रही। तो वंशिका मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, आप अपना डाउट पूछें। हाँ जी वंशिका पूछे अपना डाउट। गुड आफ्टरनून मैम। मैम जैसे इस क्वेश्चन की जो फर्स्ट एडजस्टमेंट थी हमारी, उसके अंदर अगर हमने पर्टिकुलर्स में ऐसे लिखा है चेक नॉट रिकॉर्डेड बाय बैंक, एंड मैम ऐसे काफी सारे होते हैं जिसमें इंस्टेंसेस जिसमें बिल्कुल लिख सकते हो, कोई इसमें कुछ भी गलत नहीं है, आप आराम से लिख सकते हो चेक नॉट रिकॉर्डेड बाय बैंक। और हाँ ऐसे काफी सारी चीजें होती हैं जिसमें हम चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, ध्यान से करना बस। अब जैसे आप इसको करना चाह रहे हो चेक नॉट रिकॉर्डेड बाय बैंक, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल करेक्ट है। ओके मैम, बेसिकली लॉजिकल होना चाहिए ना कि मतलब रेलिवेंस रखे वो क्वेश्चन से। एग्जैक्टली लॉजिकल होना चाहिए, और ऐसा ना हो कि हम इंग्लिश लैंग्वेज लिखते समय मतलब बदल जाए, वो नहीं होना चाहिए बस। तो बाकी आप लिख सकते हो। हाँ टू बी ऑन अ सेफर साइड मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि जो मैं लिख पा रही हूँ वो आप लोग लिख लो, क्योंकि आप जब अपने वर्ड्स में लिखते हो मैंने देखा है टेस्ट में कैसे लिखते हो, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ आप ऐसे ही लिख लो। लेकिन हाँ इस केस में आप जो कह रहे हो वो भी ठीक है, आप वो भी लिख सकते हो। ओके थैंक यू मैम। ठीक है ओके जी। हाँ जी फलक आपका भी डाउट मुझे क्लियर नहीं है, आप बोलकर पूछ सकते हो। आप जो लिख रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है।
मैम लास्ट पार्ट पे लिखा है इंटरेस्ट ऑन ₹228, इंटरेस्ट ओके ऑफ ओके, दैट इज अ टाइपिंग एरर, दैट इज इंटरेस्ट ऑफ। लास्ट पॉइंट देखिएगा प्लीज, इंटरेस्ट ऑन 228 नहीं है, दैट इज इंटरेस्ट ऑफ 228 डायरेक्टली डेबिटेड बाय बैंक। ठीक है, अच्छा ये पूछ रहे थे आप, ओके। और देखिए, और कोई डाउट? मैम हाँ जी मैम बिल्स पेबल पर अगर हमारे पास डिस्काउंट चार्जेस भी हैं तो हम बिल्स पेबल पर नहीं, बिल्स सॉरी मैम, बिल्स रिसीवेबल पे हमने डिस्काउंट करवाया और बैंक चार्जेस भी है, तब हम कस्टमर और वो डिसऑनर हो गया तो हम कस्टमर से बैंक चार्जेस भी लेंगे। हाँ जी, या फिर सिर्फ फुल अमाउंट। एंड मैम मेरा ना 3792 आ रहा है एडजस्टेड कैश बुक, प्लीज स्क्रॉल अप, मुझे अपनी मिस्टेक नहीं मिल रही। अच्छा ओके, देखिए भाई, अगर किसी से एडजस्टेड कैश बुक टैली नहीं हो रही है, देख लीजिए, चेक कर लीजिए। Ma'am, हाँ जी, ma'am, in the first adjustment, it's written that checks having been debited to another customer's account. हाँ जी। What if ये हमारा कोई और ही कस्टमर हो, सपोज ये एसोसिएट के अलावा किसी और कस्टमर में हो देखो, जाए? जब भी कस्टमर की बात होती है ना, डेबिटेड टू अनदर कस्टमर, इसका मतलब बैंक के कस्टमर की बात हो रही है। बिकॉज हम लोग क्या होते हैं, हम बैंक के कस्टमर हैं। अगर हमारा अकाउंट है ना बैंक के अंदर, तो मतलब हम बैंक के कस्टमर हैं। और क्वेश्चन कह रहा है कि चेक किसी और कस्टमर के अकाउंट में डेबिट हो गया है, इसका मतलब ये काम बैंक ने किया है। मैं बैंक की कस्टमर हूँ, मेरी जगह चेक किसी और के अकाउंट में डेबिट हो गया, किसी और कस्टमर के। तो ये मेरा कस्टमर से रेफरेंस नहीं है, ये बैंक का कस्टमर है। एंड मैम अगर कोई ट्रांजैक्शन आ जाए जिसमें सच्ची में हमारी किसी कस्टमर के अकाउंट में ऐसे गलती हो जाए तो क्या नहीं, करेंगे? देखो, हम ऐसे नहीं करेंगे ना। हमने तो किसी को चेक अगर इशू किया है, सपोज मैंने राम को चेक इशू किया है, तो मैं करूंगी राम अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमारे केस में हम क्या कर सकते हैं, हमने राम की जगह कर दिया श्याम अकाउंट डेबिट। हमारे केस में हम वो गलती कर सकते हैं, उसकी रेक्टिफिकेशन तो हम करेंगे अगर हमसे गलती हुई है। लेकिन अगर हमने राम की जगह श्याम टू बैंक करा है, तो वो उससे मेरा बैलेंस जो है वो टैली हो जाएगा, तो वो बीआरएस के डिफरेंस का कारण नहीं बनेगा। समझ पा रहे हो? यस मैम, बैलेंस इफेक्ट नहीं होगा। हाँ बिल्कुल। लेकिन हमने जो गलती हम नॉर्मली करते हैं, ये रेक्टिफिकेशन, राम की जगह श्याम कर दिया हमने, सिमिलर अकाउंट्स। अब बीआरएस में हमने देखा था अनन्या की जगह अनाया हमने करा, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 या 4 है वो, उसके अंदर वो गलती बैंक ने करी है। तो डिपेंड करता है किससे क्या गलती हुई है, उसी के अकॉर्डिंग रेक्टिफिकेशन होगी। ठीक है। एंड मैम ये जूम क्लासेस एंड रिकॉर्डिंग दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली लेना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। सो कोई फिक्स है? आप साइमल्टेनियसली मत लो। अगर आप चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, जैसे आपने ओल्ड वाले लेक्चर से पहले बीआरएस कंप्लीट कर लिया, ठीक है, उसके बाद आप जूम वाले लेक्चर से भी सुन लो। आप एक ऑप्शन तो ये आप ऐसे कर लो, ठीक है। अगर ऐसे नहीं लगता आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पहले पुराने लेक्चर सारे कंप्लीट कर लो, 101 लेक्चर्स। उसके बाद आप फिर से जब रिवीजन करोगे तब आप ये जूम वाले लेक्चर्स ले लेना। मतलब हमारी साइड से हम क्लासेस ऐसे ले रहे हैं कि आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन को चूज करो, आपके बेनिफिट में रहेगा। और इसीलिए हम क्लासेस आपके साथ सारी रेगुलरली शेयर कर रहे हैं, ताकि आप लोग अपने अकॉर्डिंग काम कर सको। अब जैसे नॉर्मली जितने स्टूडेंट्स रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं वो ही हैं जिनको इससे फायदा हो रहा है। वो क्या कर रहे हैं, वो अपना पहले पढ़ लेते हैं बीआरएस, साथ में जूम क्लासेस ले लेते हैं। तो उनका फीडबैक ये है कि मैम हमारी हेल्प हो रही है, हम हर चैप्टर को 2-2 बार कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हर स्टूडेंट का अपना तरीका होता है करने का, तो आपकी मर्जी है, आप चाहे ऐसे कर लो, चाहे आप 101 लेक्चर्स सारे ले लो और आप उसके बाद ये वाले लेक्चर्स देख लो, या आप ऐसे कर सकते हो जैसे मॉक टेस्ट 1 आएगा तो आपने अपने लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए उससे पहले वाले, फिर आप जूम वाले दोबारा देख लो, आपकी रिवीजन हो जाएगी।
तो मतलब हमारी साइड से सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे करना चाहो कर सकते हो। जूम लेक्चर मत देखो, 101 लेक्चर देख लो तो भी आपका सिलेबस कंप्लीट है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, क्लियर है आपको? मैम हाँ जी। यस मैम। मैम एक्चुअली आई वाज आस्किंग कि बैंक इंटरेस्ट तो हम एज बैंक चार्जेस भी मानते हैं कि द इंटरेस्ट विच द बैंक इज टेकिंग, और बैंक इंटरेस्ट हम ऐसे भी मान सकते हैं कि जो हमारे अकाउंट है उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है। तो मैम अगर नहीं आप मतलब ऐसा जैसे कंफ्यूजन हो जाती है कि कुछ कौन भी सा है। नहीं मानना है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ हर चीज का मीनिंग, और वो उसी तरीके से आप देखो। आप लोग खुद कुछ मत मानो कि इसका मतलब ये होना चाहिए ये होना चाहिए, ठीक है? इसीलिए हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ मीनिंग, तो जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आप उसी तरीके से समझो कि इसका मतलब इंटरेस्ट लिया होता है, इसका मतलब इंटरेस्ट दिया होता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट स्टूडेंट की तरफ चलेंगे। और किसी को कोई डाउट हो, प्लीज रिस्ट्रिक्ट योर डाउट्स टू क्वेश्चन नंबर 31। एनी अदर डाउट इन क्वेश्चन नंबर 31? ओके, सो नो डाउट इन क्वेश्चन नंबर 31। तो हम आगे चलते हैं। अगर आप लोगों के पास थोड़ा टाइम हो तो हम एक क्वेश्चन में आपको और प्रैक्टिस करवाना चाह रही थी, क्या मैं करवा सकती हूँ? चलिए, थैंक यू सो मच। आप सब यस करें तो एक क्वेश्चन हम, एक लास्ट क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं बीआरएस का, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 नेक्स्ट पेज पर ही आ रहा है, प्लीज एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। सबसे पहले डिसाइड करेंगे मेथड कौन सा है जिससे हमें बीआरएस बनानी है। तो कुछ स्टूडेंट्स का आंसर आना स्टार्ट हो चुका है क्वेश्चन नंबर 33। तो प्लीज सभी चेक कीजिएगा कौन से मेथड से हमें बीआरएस बनानी है। तो सबका आंसर आ गया है। मेथड हमारा कौन सा रहेगा? ये फर्स्ट मेथड, रीजन, क्योंकि यहां पर नहीं लिखा हुआ है कि हमें कोई भी एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट्स कैश बुक में करनी है, इसलिए हम फर्स्ट मेथड से बीआरएस बनाएंगे। फर्स्ट मेथड में हमें क्या करना था? सिर्फ एक बीआरएस बनेगी और सारी की सारी ट्रांजैक्शंस हम हैंड मूवमेंट की मदद से जो है एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, एक बीआरएस बना लेते हैं। कैश बुक ऑफ श्री गुप्ता शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹30,000। स्टार्ट करते हैं इसको ओडी एज पर कैश बुक से और फिर एक एक ट्रांजैक्शन पोस्ट करते जाएंगे। हाँ जी, प्रिशा, आपका जो डाउट है वो एक रेलेवेंट डाउट है।
मैं ये क्वेश्चन कंप्लीट करवा कर फिर डेफिनेटली आपका डाउट लेती हूँ। और ये मैं चाह भी रही हूँ कि सारे ही स्टूडेंट्स इसको सुन लें एक बार। तो एक बार हम ये क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद प्रीशा का एक डाउट है। एक्चुअली ओवरड्राफ्ट वाले क्वेश्चन करने का ना एक दूसरा तरीका भी होता है, मैंने वो क्लास में आपको नहीं सिखाया बिकॉज उससे गलती के चांसेस होते हैं, तो मैंने वो क्लास में नहीं सिखाया है आपको। हम क्लास में तो यही सिंपल मेथड करेंगे, बट एक बार आज हम लोग BRS वाइंड अप कर रहे हैं, फिर भी एक बार लास्ट में मैं आपको बता दूंगी कि वो दूसरा मेथड होता क्या है। दो हमें करना नहीं है, हम लोग तो क्या कर रहे हैं, जैसे OD एज पर कैश बुक 30,000, तो हमने सिर्फ क्या किया, इस पर हमने नेगेटिव साइन लगा दिया, इसको हमने ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, मतलब हमें माइनस करना है इसे, और हम अपना बाकी सब कुछ जो है सेम जैसे कर रहे थे वैसे करेंगे। तो इस मेथड में क्या है ना, गलती नहीं होती है बिल्कुल भी। लेकिन एक मेथड और होता है, वो मैं आपको लास्ट में, अभी क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लें फिर बता देती हूँ, दिखा देती हूँ एक बार आपको कि दूसरा मेथड क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसको साथ साथ ही कर लेते हैं हम। फर्स्ट ट्रांजैक्शन एक बार पहले आप पढ़ लीजिए, आंसर सोच लीजिए, फिर हम डिस्कस कर लेंगे आंसर। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, on 22nd March, checks totaling ₹6,000 were sent to bank for collection. Out of these, a check of ₹1,000 was wrongly recorded on the credit side of cash book, and check amounting to ₹300 could not be collected by bank within the accounting year. तो एक बार पहले आप आराम से सोचिए कि इसका हम क्या करेंगे, और इसको ना सेट ऑफ नहीं करेंगे। 1000 की ट्रीटमेंट अलग करेंगे हम, 300 की अलग करेंगे, आपस में इनको एडजस्ट नहीं करेंगे। तो चलिए पहले 300 वाले अमाउंट की बात करते हैं। ये जो चेक 300 का है, देखो चेक टोटलिंग ₹6,000 वर सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, इसका मतलब चेक डिपॉजिटेड। ठीक है, सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन मतलब चेक डिपॉजिटेड है। अब इसमें से ये कह रहे हैं एक गलती तो हमसे हुई है कैश बुक पे, 1000 रुपए की चेक की रिकॉर्डिंग गलत हुई है, और उसके अलावा सिचुएशन ये है कि 300 रुपीज के चेक दे कुड नॉट बी कलेक्टेड। कुड नॉट बी कलेक्टेड मतलब नॉट क्लियर्ड। तो हम यहाँ पे सीधा सीधा ये देख सकते हैं कि मेरे पास एक सिंपल ट्रांजैक्शन आ रही है, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। ये सबसे पहले तो मेरे पास एक सिंपल ट्रांजैक्शन है, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड। कितना अमाउंट है इसका, 300 का अमाउंट है। इसको हम ऐड करेंगे या हम लेस करेंगे, तो भाई हमने कैश बुक से स्टार्ट किया हुआ है, तो जब भी हम कैश बुक से स्टार्ट करते हैं तो चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड, इसको हम क्या कर देते हैं, लेस। तो एक तो ये ट्रांजैक्शन हो गई, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर 300। फिर उसके बाद देखते हैं अब ये जो दूसरी ट्रांजैक्शन इसी के अंदर हमें दी हुई है, ये कह रहे हैं इसमें से 1000 रुपए का चेक,
इसको हमने कैश बुक की क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया है। ठीक है, मेरी कैश बुक का बैंक कॉलम, कैश बुक रिसीट और पेमेंट साइड, ये मेरे हैं चेक डिपॉजिटेड सेंट टू बैंकर्स फॉर कलेक्शन, चेक डिपॉजिटेड। और हम बात कर रहे हैं एक स्पेसिफिक चेक की, 1000 रुपए के चेक की। इसको मुझे डेबिट साइड पर लिखना चाहिए था, इसको मुझे डेबिट साइड पर लिखना चाहिए था 1000 रुपए, क्योंकि ये चेक डिपॉजिटेड है। मैंने इसको यहां ना लिखकर मैंने इसे यहां पर लिखा है क्रेडिट साइड पर 1000 रुपए। ये मुझसे गलती हुई है। आउट ऑफ दीज a check for rupees 1000 was wrongly recorded on the credit side of the cash book. मुझे 1000 रुपए डेबिट साइड पर लिखने थे, वो मैंने नहीं लिखे, रादर मैंने उसको क्रेडिट साइड पर लिख दिया। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम दो गलती करते हैं, दो गलती का मतलब डेबिट साइड पे लिखना था वो तो लिखा नहीं, क्रेडिट साइड पे नहीं लिखना था वो मैंने लिख दिया। जब भी हम दो गलती करते हैं, एडजस्टमेंट हमेशा डबल अमाउंट से होती है। जब हम एक गलती करते हैं तो एडजस्टमेंट सिंगल अमाउंट से होती है। जब हम दो गलती करते हैं, डेबिट साइड पे लिखना था, लिखा नहीं, पहली गलती। क्रेडिट साइड पे नहीं लिखना था, लिख दिया, दूसरी गलती। दो गलती करते हैं, जब हम डेबिट का क्रेडिट करते हैं और क्रेडिट का डेबिट करते हैं, एडजस्टमेंट हमेशा डबल अमाउंट से होती है, तो एडजस्टमेंट होगी 2000 रुपए से। अब सोचना ये है 2000 रुपए प्लस करने हैं या माइनस करने हैं। जल्दी मत करना, कुछ सेकंड ले लो, आराम से सोच लो, प्लस करें कि माइनस करें। हृदय पूछ रहे हैं कि मैम कैश बुक में, हृदय इस स्टेज पर ये वाला क्वेश्चन मत पूछो, ये तो कॉन्सेप्ट है। हम ना तो कैश बुक में कुछ कर रहे हैं ना पासबुक में, हम कहाँ पर कर रहे हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। और उम्मीद के बिल्कुल विपरीत, मेजॉरिटी का आंसर एकदम सही आ रहा है। मुझे लगा था आप गलत करोगे, बट आपने सही करा। 2000 रुपीज को हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। और एक बार अपने लिए जो है ना, जोरदार क्लैपिंग। सच में मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग इसका आंसर सही दोगे, लेकिन आपने सही दिया है। यस, 2000 रुपीज के अमाउंट को हम ऐड करेंगे। कैसे करेंगे, देखो मैंने 1000 रुपए पेमेंट साइड पर लिखे हैं। मेरी ये जो हैंड मूवमेंट है, ये जो दोनों हैंड्स हैं, ये बैलेंसेस दिखाते हैं। तो जब भी हम कोई अमाउंट पेमेंट साइड पर लिखते हैं, पेमेंट साइड पर लिखने की वजह से कैश बुक का बैलेंस कम होता है। पेमेंट साइड पर मैंने लिखना नहीं था, लिख दिया मैंने। पेमेंट साइड पे लिखोगे, कैश बुक का बैलेंस कम होगा। और इसको और गहराई से समझें, पेमेंट साइड पे 1000 रुपए लिखे, कैश बुक का बैलेंस कम हुआ। डेबिट साइड पे 1000 रुपए लिखने थे, नहीं लिखे, कैश बुक का बैलेंस और कम हुआ। तो कैश बुक से पासबुक तक जाना है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और किस अमाउंट से ऐड करेंगे, डबल अमाउंट से, यानी कि 2000 से।
तो यहाँ पर हमने लिखा एड checks wrongly recorded wrong recording of check in cash book. हमने चेक को जो डेबिट साइड पर लिखना था, जो चेक मेरा डिपॉजिटेड था, उसको मैंने क्रेडिट साइड पर लिख दिया. अब अगर आप पेमेंट साइड पर रिकॉर्डिंग करोगे तो जो कैश बुक है उसका बैलेंस कम हो जाएगा ना. आपकी जेब में जितने पैसे हैं, अगर आप पेमेंट करोगे तो पैसे आपके कम हो जाएंगे, अगर आप रिसीव करोगे तो पैसे आपके बढ़ जाएंगे. तो कैश बुक में अगर आप पेमेंट साइड पर रिकॉर्डिंग करते हो तो बैलेंस कम हो गया है. ये बैलेंस सिर्फ 1000 से कम नहीं हुआ, ये बैलेंस 2000 से कम है. क्योंकि मैंने 1000 रुपए लिखे, बैलेंस कम हुआ. डेबिट साइड पे 1000 रुपए लिखने थे, नहीं लिखे, बैलेंस कम हो गया. तो दोनों बुक्स में, दोनों हैंड्स में डिफरेंस 2000 रुपए का है. कैश बुक से पासबुक तक जाना है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे. और कितना अमाउंट, 2000. ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं. A check of rupees 4000 was issued to a supplier on 28th March. The check was presented to bank on 4th April. ये तो सिंपल सी ट्रांजैक्शन है. Checks issued but not presented. और अमाउंट हमारा है 4000. Then there were debits in the passbook for interest of rupees 2000 in overdraft and bank charges of rupees 600 not recorded in cash book. Again very easy. क्या करना है हमें यहाँ पर, दोनों बुक साथ साथ हैं. एंट्री पासबुक में हो चुकी है. पासबुक में क्या हो रहा है, डेबिट 2000 का इंटरेस्ट, 600 के बैंक चार्जेस. तो पासबुक का बैलेंस कम है 2600 से. तो मेरा मूविंग हैंड कैश बुक है. कैश बुक से पासबुक तक जाना है तो क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं. और क्या क्या माइनस कर रहे हैं हम, इंटरेस्ट and bank charges. Interest and bank charges recorded in cash book 2600. ठीक है, फिर आगे चलते हैं. क्रेडिट साइड of the bank column of the cash book was undercast by rupees 100. ठीक है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझना. क्रेडिट साइड यानी कि पेमेंट साइड. पेमेंट साइड पर आपने 100 रुपीज कम लिखे हैं. क्रेडिट साइड वॉज अंडरकास्ट. आपने पेमेंट साइड पर 100 रुपए कम लिखे हैं. अगर आप
पेमेंट साइड पर 100 रुपये कम लिखते हो तो जो हमारी कैश बुक है उसका बैलेंस बढ़ जाता है ना। अगर हम पेमेंट्स को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, अगर हम पेमेंट्स को कम रिकॉर्ड करेंगे, अगर हम पेमेंट्स को कम रिकॉर्ड करेंगे तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने पेमेंट साइड पर 100 रुपये कम लिखे हैं, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया है 100 रुपये से। अब मेरा मूविंग हैंड कौन सा है? कैश बुक। कैश बुक से पासबुक तक आना है तो क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। माइनस करेंगे 100 रुपीज अंडर कास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। अंडर कास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। ठीक है, पेमेंट साइड पर हमने पैसे कम लिखे हैं तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया है। मेरे दोनों हैंड्स बैलेंसेस के हैंड्स हैं और कैश बुक से पासबुक तक आना है तो क्या करना पड़ेगा? माइनस। फिर देखिए नेक्स्ट, अ चेक ऑफ ₹1000 was issued to a creditor but the same was not recorded in the cash book. The check was however duly encashed. Encashed का मतलब लिखिएगा presented. Encashed मतलब presented. The check was presented before 31st March. अब इसका मतलब देखिए, चेक हमने इशू किया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हमने चेक जो है इशू किया, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है, हमने हमेशा जो ट्रांजैक्शन देखी है वो है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। हमने हमेशा ये देखा है। यहां पर ये ट्रांजैक्शन एकदम ऑपोजिट है। यहां पर क्या हो रहा है, हमने चेक इशू किया लेकिन हम कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए, ठीक है। हमने चेक इशू किया, हम कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए हैं और ये चेक जो है प्रेजेंट हो चुका है। प्रेजेंट हो चुका है का मतलब बैंक एंट्री कर चुका है, ठीक है। प्रेजेंट हो चुका है का मतलब बैंक एंट्री कर चुका है। तो मेरी दोनों बुक साथ साथ हैं। इस बार ये जो चेक मैंने इशू किया है इसकी एंट्री पासबुक में हो गई है, बैंक एंट्री कर चुका है, बैलेंस घटा चुका है। कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुई, तो कैश बुक से पासबुक तक जाना है तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो यहां पर लेस हो जाएगा, check issued to creditor not recorded in cash book. तो ये हम लेस कर देंगे और अमाउंट हमारा है 1000। तो ये डिफरेंट ट्रांजैक्शन है। नॉर्मली होता है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, यहाँ पर ये हो रहा है कि चेक इशू किया हमने, हम एंट्री करना भूल गए और ये चेक प्रेजेंट हो चुका है और बैंक ने एंट्री कर दी है। तो ये चेक प्रेजेंट हो चुका है तो पासबुक कम हो चुकी है, हमने कोई एंट्री नहीं करी, तो कैश बुक से पासबुक तक जाना है तो फिर हम माइनस करेंगे। और लास्ट ट्रांजैक्शन तो बेहद आसान है।
एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, इसका मतलब सिर्फ इतना होता है हमारे कहने पर। बैंक कोई भी काम करेगा तो हमारे कहने पर ही करेगा। तो एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, बैंक हैज कलेक्टेड डिविडेंड ऑफ ₹500 ऑन बिहाफ ऑफ श्री गुप्ता and credited the same to his account on within 31st March. The fact was however intimated का मतलब बताया गया, तो गुप्ता जी को बताया गया on 3rd April। इसका मतलब 31st मार्च तक इसकी एंट्री कैश बुक के अंदर नहीं हुई थी, लेकिन कहाँ हो चुकी थी? पासबुक में हो चुकी थी। तो पासबुक, कैश बुक, पासबुक में डिविडेंड की एंट्री हो चुकी है, पासबुक का बैलेंस ज्यादा है, तो मेरा मूविंग हैंड कौन सा है? कैश बुक। कैश बुक से पासबुक तक जाना है तो क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, तो प्लस कर देते हैं डिविडेंड्स नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, और ये अमाउंट हमारा आ रहा है 500। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। देखिए प्लस माइनस कीजिए और क्या रिजल्ट आ रहा है पासबुक का। तो आप लोग कह रहे हैं ओवरड्राफ्ट आ रहा है, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, और सभी कह रहे हैं 27,500। तो ये हमारा आंसर है, ओडी एज पर पासबुक 27,500। तो देखिए आराम से कंप्लीट कीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में 1000 वाली एंट्री, फर्स्ट ट्रांजैक्शन में आउट ऑफ दीज अ चेक फॉर ₹1000 was wrongly recorded on the credit side of the cash book। तो जो चेक है उसको आपने इस साइड रिकॉर्ड कर लिया 1000, और आपको कहाँ रिकॉर्ड करना था? 2 साइड पर। तो इसको कहते हैं हमने डबल गलती करी है, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया नहीं, क्रेडिट साइड पर कर लिया। अब आप जब क्रेडिट साइड पर कोई चीज रिकॉर्ड करते हो तो कैश बुक का बैलेंस कम हो जाता है। तो कैश बुक का बैलेंस कम है, पासबुक का ज्यादा है। कैश बुक से पासबुक तक हमें जाना है, कैश बुक से पासबुक तक हमें जाना है, तो क्या कर देंगे? हम प्लस कर देंगे। ठीक है, और देखिए और कोई डाउट? खुशी, थैंक यू सो मच। और देखिएगा और कोई डाउट किसी पॉइंट में आपको आ रहा हो? दीपिका 2000 अमाउंट आप किस में पूछ रहे हो? फर्स्ट ट्रांजैक्शन में? हाँ, फर्स्ट ट्रांजैक्शन में हमने 2000 का अमाउंट ऐड करा है, क्योंकि डबल अमाउंट ऐड करेंगे हम। जब भी हम डेबिट की जगह क्रेडिट में लिखते हैं तो हमसे 2 मिस्टेक होती हैं, इसलिए रेक्टिफिकेशन डबल अमाउंट से होती है। ठीक है, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। अब मैं आपको एक वो बता देती हूँ ओवरड्राफ्ट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने का दूसरा तरीका। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, बट पर्सनली मुझे लगता है उससे गलती ज्यादा होती है। बाकी चॉइस आपकी है। जो हमारा सेकंड मेथड होता है ना ओडी वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, उसके अंदर
सबसे पहला डिफरेंस तो ये होता है कि हम अमाउंट लिख देते हैं प्लस में, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, हम माइनस में लिखते हैं ना, नेगेटिव 30,000। सेकेंड मेथड में क्या होगा, आप प्लस कर दोगे 30,000। तो इसको एक सेकेंड में दोबारा लिख देती हूँ। तो हमने जो हमारे फर्स्ट मेथड किया, जिससे हम नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो हमने 30,000 को ब्रैकेट में लिखा बस, बाकी सब कुछ जो कर रहे थे वैसे ही कर रहे हैं। सेकेंड मेथड में क्या कर रहे हैं, हम 30,000 को लिख रहे हैं हम पॉजिटिव। और अब हम क्या करेंगे, ये जो चीजें हमने प्लस करी हैं इसको कर देंगे माइनस। तो मैंने किया -2,000, -4,000, -500। और क्या किया, जो मैं माइनस कर रही हूं वो मैंने कर दिया प्लस। तो मैंने किया +300, +2,600, +100, +1,000। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, हम मूविंग हैंड बदल देते हैं अपना, बुक बदल जाती है मूविंग हैंड। पहला चेंज है, मैंने ओडी के साथ लिखा पॉजिटिव अमाउंट इंस्टेड ऑफ नेगेटिव, मैंने वो साइन नहीं लगाया, मैंने इसको +30,000 करा है। और दूसरा क्या किया हमने हमारा मूविंग हैंड बदल दिया। तो जो ट्रांजैक्शन नॉर्मली प्लस करते थे वो माइनस हो गई, जो माइनस करते थे वो प्लस हो गई। अब एक बार इसको कैलकुलेटर पे करके देखते हैं ये आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, ये सारा प्लस करना है और 2,000, 4,500 माइनस। अब इसको आप करके देखो आंसर कितना आ रहा है। तो आंसर आपका आना चाहिए 27,500 प्लस। अब आप देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा। $27,500 प्लस। तो हमने यहाँ पे किया क्या, सिर्फ हमने ओडी के साथ माइनस की जगह प्लस करा और मैंने मेरा मूविंग हैंड बदल दिया। तो जो चीजें माइनस हो रही थी वो प्लस हो गई और जो प्लस हो रही थी वो माइनस हो गई। अब हम प्लस माइनस करके देखेंगे तो आंसर हमारा आना चाहिए 27,500, लेकिन प्लस के साइन के साथ। और इस मेथड में क्या होता है, जब आपका आंसर +27,500 आ रहा है तो हम इसको बोलते हैं ओडी एज पर पासबुक। नॉर्मली क्या होता है, हम प्लस वाले को बोलते हैं बैलेंस, लेकिन इस मेथड में हम प्लस वाले को बोलते हैं ओडी। तो आप दोनों में से कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, अल्टीमेटली आंसर आपका सेम आएगा। तो ये आंसर हमारा फिर से आ गया ओडी एज पर पासबुक 27,500। ठीक है, तो इसी के साथ फिर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ये हमारा पूरे तरीके से जो है फिनिश हो जाता है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।